7वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उत्तर भारत में एक असाधारण शासक हर्षवर्धन का उदय हुआ। 606 से 647 ईस्वी तक चलने वाला उनका शासनकाल उस युग में व्याप्त अद्भुत शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष के कारण स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद थानेसर की गद्दी पर बैठे। इसने एक ऐसे शासनकाल की शुरुआत को चिह्नित किया जो भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ेगा। हर्षवर्धन के जीवन और समय को विभिन्न ऐतिहासिक वृत्तांतों में अमर कर दिया गया है, विशेष रूप से हर्षचरित, जो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित एक जीवनी ग्रंथ है। संस्कृत की यह उत्कृष्ट कृति राजा के व्यक्तित्व, उनके सैन्य अभियानों और उनके प्रशासनिक सुधारों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इसके अलावा चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जुआनजैंग, जिन्हें ह्वेन त्सांग के नाम से भी जाना जाता है, के वृत्तांत हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की एक विशद तस्वीर प्रदान करते हैं। इस अवधि के दौरान पूरे भारत में बड़े पैमाने पर यात्रा करने वाले जुआनजैंग राजा की धर्मपरायणता, उदारता और बौद्ध धर्म के प्रति प्रतिबद्धता से बहुत प्रभावित थे। हर्षवर्धन का शासनकाल केवल सैन्य विजयों और क्षेत्रीय विस्तार का काल नहीं था। यह पूरे उत्तर भारत में एकता और सांस्कृतिक सद्भाव की भावना को बढ़ावा देने के सचेत प्रयास द्वारा चिह्नित युग था। हर्षवर्धन के कला, साहित्य और विद्वता के संरक्षण ने उनकी सहिष्णु धार्मिक नीतियों के साथ बौद्धिक और कलात्मक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। इस निबंध में हम हर्षवर्धन के जीवन और समय में तल्लीन होंगे, उनकी सैन्य उपलब्धियों, प्रशासनिक सुधारों, धार्मिक नीतियों और सांस्कृतिक योगदानों की खोज करेंगे, जिन्होंने उन्हें भारतीय इतिहास में एक प्रमुख स्थान दिलाया। हर्षवर्धन की उपलब्धियों की वास्तव में सराहना करने के लिए उनके सत्ता में आने से पहले उत्तर भारत के राजनीतिक परिदृश्य को समझना महत्वपूर्ण है। 6ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के पतन ने राजनीतिक परिदृश्य में एक शून्य छोड़ दिया था, जिससे वर्चस्व के लिए होड़ करने वाले कई छोटे राज्यों का उदय हुआ। उत्तर भारत खंडित था। क्षेत्रीय शक्तियां लगातार संघर्षों और शक्ति संघर्षों में लगी हुई थी। इस राजनीतिक अस्थिरता का व्यापार, वाणिज्य और सांस्कृतिक विकास पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। इस विखंडन के बीच थानेसर में स्थित पुष्यभूति वंश मेरे नेतृत्व में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। मैंने रणनीतिक गठबंधनों और सैन्य अभियानों के माध्यम से राज्य की स्थिति को मजबूत किया। मेरे बेटों राज्यवर्धन और हर्षवर्धन को एक उभरते हुए राज्य का उत्तराधिकार मिला, जो उत्तर भारत के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार था। इस अवधि के दौरान भू राजनीतिक स्थिति जटिल थी। उत्तर पश्चिमी सीमा पर हूणों का लगातार खतरा बना हुआ था, जिन्होंने पंजाब और कश्मीर के कुछ हिस्सों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। पूर्व में बंगाल में गौड़ साम्राज्य ने एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की। दक्षिण भी चालुक्य और पल्लव जैसे शक्तिशाली राज्यों के उदय को देख रहा था, जो बाद में हर्षवर्धन के दुर्जय विरोधी बन गए। इस अशांत राजनीतिक पृष्ठभूमि ने उत्तर भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में हर्षवर्धन के उदय के लिए मंच के रूप में कार्य किया। उनके सैन्य कौशल और राजनीतिक कुशाग्रता ने उन्हें अपनी शक्ति को मजबूत करने, प्रतिद्वंद्वी राज्यों को अपने अधीन करने और एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करने में सक्षम बनाया जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। थानेसर के सिंहासन पर हर्षवर्धन का उदय त्रासदी और कर्तव्य की भावना से चिह्नित था। 606 ईस्वी में उनके बड़े भाई राज्यवर्धन, जो अपने पिता प्रभाकर वर्धन के उत्तराधिकारी बने थे, कि गौड़ के शासक शशांक ने विश्वासघाती तरीके से हत्या कर दी। विश्वासघात के इस कृत्य ने राज्य को संवेदनशील बना दिया और युवा हर्षवर्धन के हृदय में प्रतिशोध की प्यास जगा दी। 16 वर्ष की आयु में मैं सिंहासन पर बैठा एक उथल पुथल वाले राज्य और अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने की तीव्र इच्छा विरासत में मिली। मेरे प्रारंभिक वर्ष अपने शक्ति को मजबूत करने और अपने राज्य के क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से अथक सैन्य अभियानों द्वारा चिह्नित किए गए थे। मैंने सबसे पहले मालवा राज्य को निशाना बनाया, उसके शासक देवगुप्त को हराया, जिसने शशांक के साथ गठबंधन किया था। इस जीत ने मेरे पश्चिमी सीमा को सुरक्षित कर लिया और आगे विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया।
बीच की समती था। हर्षवर्धन के सैन्य अभियान, रणनीतिक प्रतिभा और युद्ध की गहरी समझ की विशेषता थी। उन्होंने पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथियों से मिलकर एक दुर्जय सेना का गठन किया और अपने विरोधियों को पछाड़ने के लिए नवीन रणनीति का इस्तेमाल किया। उनके सैन्य कौशल ने उन्हें अपने दुश्मनों का सम्मान और उनकी प्रजा की वफादारी अर्जित की। सिंहासन पर बैठने के कुछ ही वर्षों के भीतर हर्षवर्धन ने खुद को उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित कर लिया था। उन्होंने अपनी राजधानी थानेसर से कन्याकुब्ज, आधुनिक कन्नौज में स्थानांतरित कर दी, जो गंगा और यमुना नदियों के संगम पर स्थित एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर था। हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्याकुब्ज व्यापार, वाणिज्य और संस्कृति का एक संपन्न केंद्र बन गया, जो दूर दूर से विद्वानों, कलाकारों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता था। हर्षवर्धन का शासनकाल सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसने उनके राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और उत्तर भारत के एक विशाल क्षेत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। उनके शुरुआती अभियान गंगा के मैदानों पर अपने नियंत्रण को मजबूत करने, विद्रोहों को दबाने और पड़ोसी शासकों के साथ गठबंधन बनाने पर केंद्रित थे। उसने पश्चिमी भारत में वल्लभी के शासक को हराया, अपनी पश्चिमी सीमा को सुरक्षित किया और महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर नियंत्रण प्राप्त किया। मेरी सबसे महत्वपूर्ण सैन्य मुठभेड़ों में से एक बंगाल में शक्तिशाली गौड़ साम्राज्य के साथ थी। अपने भाई की हत्या का बदला लेने की इच्छा से प्रेरित होकर मैंने पूर्व की ओर एक विशाल सेना का नेतृत्व किया, शशांक के साथ एक लंबे संघर्ष में उलझा रहा। जबकि इस संघर्ष के सटीक परिणाम इतिहासकारों के बीच बहस का विषय बने हुए हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि मैं विजयी हुआ, हालांकि मैं गौड़ को पूरी तरह से अपने अधीन नहीं कर सका। हर्षवर्धन के सैन्य अभियान उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का और विस्तार करने के लिए चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से संघर्ष करते हुए दक्षिण की ओर भी अभियान चलाया। लगभग 630 ईस्वी में लड़ी गई नर्मदा की लड़ाई हर्षवर्धन के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। शुरुआती सफलताओं के बावजूद हर्षवर्धन की सेना को पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हार का सामना करना पड़ा, जिसने उनके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा को चिह्नित किया। जबकि हर्षवर्धन के दक्षिण की ओर विस्तार को चालुक्यों ने रोक दिया था, उनके सैन्य अभियानों ने उनकी उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित कर लिया, जिससे एक विशाल साम्राज्य का निर्माण हुआ, जिसमें उत्तर भारत का अधिकांश भाग शामिल था। उनका साम्राज्य, हालांकि अपेक्षाकृत अल्पकालिक था, राजनीतिक स्थिरता और एकता की अवधि लेकर आया, जिसका क्षेत्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा।
भाग 6 आर्थिक समृद्धि और कलाओं का संरक्षण। हर्षवर्धन के शासनकाल में आर्थिक समृद्धि देखी गई, जो राजनीतिक स्थिरता, कृषि अधिशेष और समृद्ध व्यापार सहित कई कारकों के संयोजन से प्रेरित थी। राजा के व्यापार और वाणिज्य के संरक्षण ने उनके कुशल प्रशासन के साथ आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि हर्षवर्धन के शासनकाल में फली फूली। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए राजा ने नहरों और तालाबों के निर्माण जैसी सिंचाई परियोजनाओं में निवेश किया। अपनी उपजाऊ मिट्टी के लिए जाने जाने वाले गंगा के मैदानों में चावल, गेहूं, जौ और गन्ने जैसी फसलों की प्रचुर मात्रा में फसल होती थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य भी फला फूला। राजा ने सड़कों और जलमार्गों की एक सुव्यवस्थित प्रणाली बनाए रखी, जिससे उनके साम्राज्य में वस्तुओं और लोगों की आवाजाही सुगम हुई। उन्होंने मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया सहित पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। भारतीय व्यापारियों ने वस्त्र, मसाले, हाथी दांत और कीमती पत्थरों का निर्यात किया, जबकि घोड़ों, रेशम और विलासिता के सामानों का आयात किया। हर्षवर्धन का दरबार कला, साहित्य और विद्वता का एक जीवंत केंद्र था। राजा स्वयं एक प्रसिद्ध विद्वान और कवि थे, जिन्हें 3 संस्कृत नाटकों नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने विद्वानों, कवियों और कलाकारों को संसाधन और प्रोत्साहन प्रदान किया, जिससे उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त हुई। हर्षवर्धन का शासनकाल धार्मिक सहिष्णुता की भावना और विविध धर्मों के प्रति गहरे सम्मान की विशेषता थी। जबकि वह स्वयं एक धर्मनिष्ठ बौद्ध थे, उन्होंने हिंदू धर्म और जैन धर्म सहित अन्य धर्मों को अपना संरक्षण दिया। वह सभी धर्मों की मूल एकता में विश्वास करते थे और अपनी प्रजा के बीच सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहित करते थे। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि सभी धर्मों का सार एक ही है। यह मेरे लोगों के बीच एकता और सद्भाव है, जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ। हर्षवर्धन की धार्मिक सहिष्णुता चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जुआनजैंग के साथ उनकी बातचीत में स्पष्ट है। राजा जुआनजैंग की धर्मपरायणता और विद्वता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया और उनकी पढ़ाई और यात्रा जारी रखने के लिए उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की। राजा की उदारता और बौद्ध धर्म के प्रति प्रतिबद्धता वास्तव में उल्लेखनीय थी। उन्होंने न केवल मेरे काम का समर्थन किया, बल्कि अपने पूरे राज्य में विश्वास को बढ़ावा दिया। हर्षवर्धन के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी 643 ईस्वी में कन्नौज में आयोजित भव्य धार्मिक सभा। भारत और उसके बाहर के विभिन्न हिस्सों के विद्वानों, भिक्षुओं और तीर्थयात्रियों ने भाग लिया। इस सभा का उद्देश्य अंतर्धार्मिक संवाद को बढ़ावा देना और एकता की भावना को बढ़ावा देना था। अपनी मान्यताओं के बावजूद मैंने सभी धर्मों के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करते हुए निष्पक्षता के साथ सभा की अध्यक्षता की। हर्षवर्धन की धार्मिक सहिष्णुता ने उनके विशाल साम्राज्य के भीतर शांति और सद्भाव बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी नीतियों ने विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच आपसी सम्मान और समझ के माहौल को बढ़ावा दिया, जो उनके शासनकाल की विशेषता वाले सांस्कृतिक उत्कर्ष में योगदान करते थे। हर्षवर्धन की विरासत उनकी सैन्य और प्रशासनिक उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। वे साहित्य के व्यक्ति, विद्वता के संरक्षक और अपने आप में एक कवि थे। उनका दरबार बौद्धिक गतिविधि का केंद्र था, जो उस समय के कुछ सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को आकर्षित करता था। मेरे संरक्षण में साहित्य, कला और वास्तुकला फली फूली हमारी संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। हर्षवर्धन स्वयं एक प्रतिभाशाली लेखक थे, जिन्हें 3 संस्कृत नाटकों नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना का श्रेय दिया जाता है। ये नाटक अपनी सुंदर भाषा, जटिल भूखंडों और जीवन और प्रेम पर व्यावहारिक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। संस्कृत साहित्य के क्लासिक्स माने जाते हैं। अपने लेखन के माध्यम से मैंने अपने समाज के सार और उन मूल्यों को पकड़ने की कोशिश की जिन्हें हम प्रिय मानते हैं। अपने स्वयं के साहित्यिक योगदान से परे हर्षवर्धन के संरक्षण ने एक जीवंत साहित्यिक संस्कृति को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट को आज भी संस्कृत साहित्य के महानतम गद्य लेखकों में से एक माना जाता है। बाणभट्ट का हर्षचरित केवल मेरी जीवनी नहीं है, बल्कि एक साहित्यिक रत्न है जो दरबारी जीवन, सामाजिक रीति रिवाजों और हमारे समय के राजनीतिक परिदृश्य का विशद वर्णन प्रस्तुत करता है।
हर्षवर्धन का समर्थन साहित्य से परे दर्शन, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और प्रदर्शन कला सहित विभिन्न विषयों को शामिल करता है। उन्होंने विश्वविद्यालयों और मठों की स्थापना की जो सीखने के केंद्र बन गए, दूर दूर से छात्रों और विद्वानों को आकर्षित करते थे। उनके शासनकाल में बौद्ध दर्शन का उत्कर्ष देखा गया, जिसमें जुआनजैंग और धर्मकीर्ति जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हर्षवर्धन के शासनकाल की प्रतिभा के बावजूद वर्धन साम्राज्य इतिहास के सभी साम्राज्यों की तरह हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। जिन कारकों ने इसके उदय में योगदान दिया, जैसे कि इसके शासक का व्यक्तिगत करिश्मा और सैन्य कौशल, भी इसकी एड़ी का दर्द साबित हुआ। 647 ईस्वी में एक नामित उत्तराधिकारी के बिना हर्षवर्धन की मृत्यु ने एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया, जिसने उत्तर भारत को वापस राजनीतिक अस्थिरता में धकेल दिया। उत्तराधिकार की स्पष्ट रेखा की कमी के कारण भ्रम और साजिश का दौर शुरू हुआ, जिसमें विभिन्न गुटों ने साम्राज्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष किया। विभिन्न प्रांतों के राज्यपालों, जिन्होंने हर्षवर्धन के केंद्रीकृत शासन के तहत एक हद तक स्वायत्तता का आनंद लिया था, ने अपनी स्वतंत्रता का दावा किया, जिससे साम्राज्य और अधिक खंडित हो गया। एक बार एकीकृत क्षेत्र तेजी से छोटे राज्यों के एक चिथड़े में बिखर गया। प्रत्येक पर महत्वाकांक्षी स्थानीय प्रमुखों का शासन था। बाहरी खतरों से वर्धन साम्राज्य का पतन और तेज हो गया। दक्षिण में चालुक्य, जिन्हें हर्षवर्धन की सैन्य शक्ति ने रोक रखा था, ने अपने दक्षिण की ओर विस्तार को नवीनीकृत किया। पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु ने चालुक्य साम्राज्य के भीतर एक शक्ति संघर्ष पैदा कर दिया, जिससे वर्धन के दक्षिणी पड़ोसियों को खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने का अवसर मिला। इसके अलावा हर्षवर्धन के व्यक्तिगत करिश्मा और सैन्य नेतृत्व पर साम्राज्य की निर्भरता ही उसकी बर्बादी साबित हुई। राजा के उत्तराधिकारियों में उनकी राजनीतिक कुशाग्रता और सैन्य कौशल का अभाव था, जिससे उनके लिए उस विशाल साम्राज्य को पकड़ना असंभव हो गया जो उन्होंने बनाया था। हर्षवर्धन के नेतृत्व में प्रमुखता से उभरा वर्धन साम्राज्य उनके निधन के बाद उतनी ही तेजी से ढह गया। उपलब्धियों की विरासत और शक्ति की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिलाता है। 4 दशकों से अधिक समय तक फैले हर्षवर्धन के शासनकाल ने भारत के इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। हालांकि उनका साम्राज्य अल्पकालिक साबित हुआ, उनकी मृत्यु के तुरंत बाद विघटित हो गया। एक उदार शासक, कलाओं के संरक्षक और उत्तर भारत में एक एकीकृत शक्ति के रूप में उनकी विरासत आज भी गूंजती है। उनके शासनकाल को अक्सर बाद के गुप्तों के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, जो इस युग में व्याप्त शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष का प्रमाण है। हर्षवर्धन की सैन्य उपलब्धियां, जबकि उनके साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में महत्वपूर्ण थीं, उनके बहुआयामी व्यक्तित्व का एक पहलू मात्र थी। वह एक चतुर प्रशासक थे जो एक मजबूत केंद्रीकृत सरकार के महत्व को समझते थे, साथ ही क्षेत्रीय स्वायत्तता की आवश्यकता को भी पहचानते थे। गुप्त प्रशासनिक मॉडल से प्रेरित उनके सुधारों का उद्देश्य ऐसी प्रणाली बनाना था जो कुशल और न्यायपूर्ण दोनों हो। उनकी राजनीतिक और सैन्य उपलब्धियों से परे हर्षवर्धन की स्थायी विरासत कला, साहित्य और विद्वता के उनके संरक्षण में निहित है। उनका दरबार संस्कृतियों और विचारों का एक पिघलने वाला बर्तन था, जो उस समय के कुछ सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को आकर्षित करता था। उनके संरक्षण में संस्कृत साहित्य फला फूला, बाणभट्ट के हर्षचरित और हर्षवर्धन के अपने नाटकों जैसे कार्यों के साथ भारतीय साहित्य के क्लासिक्स बन गए। हर्षवर्धन के शासनकाल में बौद्ध दर्शन और कला का भी उत्कर्ष देखा गया। राजा के बौद्ध धर्म में खुद के धर्मांतरण और चीनी तीर्थयात्री जुआनजैंग के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों ने बौद्ध शिक्षाओं के प्रसार और भारत और चीन के बीच विचारों के आदान प्रदान को सुगम बनाया। कन्नौज में उनके द्वारा आयोजित भव्य धार्मिक सभा उनकी धार्मिक सहिष्णुता की भावना और एक भारत के उनके दृष्टिकोण का प्रमाण है। अंत में हर्षवर्धन का शासन, हालांकि अपेक्षाकृत संक्षिप्त था, भारत पर एक स्थायी विरासत छोड़ गया। वे एक ऐसे शासक थे जिन्होंने राजत्व के आदर्शों को मूर्त रूप दिया, कलाओं के संरक्षक जिन्होंने एक जीवंत सांस्कृतिक परिवेश का पोषण किया, और एक दूरदर्शी नेता जिन्होंने एक खंडित उत्तर भारत को संक्षेप में एकजुट किया। उनका नाम प्रशंसा और सम्मान की भावना पैदा करता है, जो हमें भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग की याद दिलाता है।